आज के मुख्य समाचार। धर्मशाला आईपीएल टिकट के दामों में कटौती। 1 मई से सरकारी स्कूलों में लागू होगा स्वीट सेटअप। शिमला में फिर बदलेगा मौसम। अध्यक्ष रोमित सिंह के निधन की अफवाह। मुख्यमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। आतंकी हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने जताया शोक। आतंकी हमले पर वीरेश चांडिल्य का फूटा गुस्सा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा। अब समाचार विस्तार से। देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर के निधन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर खुद उन्होंने सामने आकर सख्त नाराजगी जताई है। रोमित सिंह ने कहा कि यह सरासर झूठी और बेबुनियाद अफवाह है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और बीते 7 दिनों से संगठन के साथ धरने पर बैठा हूं। ऐसे झूठे प्रचार हमारे आंदोलन और छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व लगातार उनके और संगठन की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की झूठी खबरें फैलाना न केवल अनैतिक है बल्कि गैर कानूनी भी है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही हो। रोमित सिंह ने जनता और समर्थकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी या अफवाह पर ध्यान न दें। नमस्कार। आज हमारे ये जो धरना प्रदर्शन चला है देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से, जिसमें हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि वाला जो सरकार ने फैसला लिया है वो फैसला वापस ले, और दूसरा स्वर्ण आयोग की जो हमारी पुरानी लंबित मांग है उस मांग को सरकार पूरा करे। जिस प्रकार से अभी मैंने भी ये खबर मेरे तक आई और ये फैलाया गया कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर का देहांत, सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है। आप लोग देख सकते हैं कि ये हेडलाइन बड़े बड़े शब्दों में लगाई गई है, फोटो लगाई गई है, पूरी खबर लगाई गई है। ये तबीयत खराब हो गई, आईजीएमसी ले गए और उसके बाद रोमित सिंह ठाकुर का देहांत हो गया। मैं तो जिंदा बैठा हूँ यहाँ पर, है ना, और जिंदा बैठ के कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि ठीक है, क्या है। प्रदेश का माहौल एकदम से ख़राब होने की कगार पे ऊपर आ गया। मुझे लगता है कि जो मेरे चाहने वाले लोग हैं या जिन लोगों के दिमाग में, जिन लोगों के दिल में, जिन लोगों के सपनों में रोमित सिंह ठाकुर के नाम का डर और खौफ इस कदर बैठ गया कि वो रात दिन सोते उठते जागते बैठते उनको रोमित सिंह ठाकुर के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। और ऐसा लग रहा है कि शायद रोमित सिंह ठाकुर पता नहीं क्या कर देगा कि उन लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने इस प्रकार की भ्रामक जानकारियां फैलाने का काम किया है। जिस प्रकार से इसमें अमर उजाला का नाम लिया है, मैं तो अभी एसपी महोदय को रिटर्न में दूंगा और सीधे तौर पर अमर उजाला के नाम से हमारी कंप्लेंट लेटर जाएगा। अमर उजाला के जो चीफ एडिटर हैं वो इस चीज़ का खंडन करें, वेरीफाई करें कि ये खबर उनके अखबार की है कि नहीं है। अगर नहीं है तो खंडन करें, और जिन लोगों ने शरारत चाहे एआई के माध्यम से करने का प्रयास किया है उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने का वो उसमें काम करें, अपनी तरफ से दे अमर उजाला। लेकिन जिस प्रकार से अमर उजाला का नाम लिया गया और जिन लोगों ने ये शरारत की है, आप समझ सकते हैं इन लोगों की मानसिकता का स्तर कितना नीचे गिर चुका है कि ये लोग इस प्रकार की भ्रामक जानकारियां, इस प्रदेश का माहौल, हमारी लड़ाई सरकार से, हमारी लड़ाई सिस्टम से, हमारी लड़ाई ना किसी जाति से ना किसी धर्म से, लेकिन कुछ लोगों को उड़ता हुआ तीर लेने की आदत हो गई कि हर चीज को अपने ऊपर लेकर, क्योंकि उन लोगों को गली में एक घूमता फिरता एक कुत्ता भी उन लोगों को नहीं पूछता, तो इसलिए लोगों का आकर्षण अपनी ओर करने के लिए इस प्रकार की गलत भ्रामक जानकारियां फैलाते हैं। लेकिन चलिए, हमारे ऊपर माँ भवानी का आशीर्वाद है, हम तो जिंदा बैठे हैं यहाँ पर, और जिंदा बैठ के आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने हैं, पूरे प्रदेश मीडिया बंधुओं के सामने हैं। और आप सभी लोगों के को भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी लड़ाई जिस प्रकार सरकार और सिस्टम से, पर आप इन लोगों की मानसिकता का स्तर देखिए। आप लोगों से निवेदन मेरा बस यही है कि बढ़ चढ़कर शिमला पहुंचे, पूरे दल बल के पूरे ताकत के साथ शिमला पहुंचे, ताकि ऐसे जो ये मच्छर कीटाणु हैं, इन कीटाणुओं को हम लोग वहीं इनकी सजा हम लोग देने का काम कर सकते। तो कल उमेश जी बड़ा प्रदर्शन होगा जिस तरह से कहा गया था आपके द्वारा?
निश्चित तौर पर होगा। सरकार ने आज 7 दिन हमारे हो गए, सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं, वार्तालाप नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या वो लोग इस हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज की ताकत को जानते नहीं? क्या वो अनभिज्ञ हैं कि ये लोग जब सड़कों के ऊपर उतरेंगे तो क्या होगा? क्या उन लोगों को पता नहीं है कि पहले इतिहास में भी, हिस्ट्री में हिमाचल प्रदेश की क्या हुआ है? वो अगर इतना हल्के में ले रहे तो उनको हम कल बता देंगे। और रही बात कि जिस प्रकार से उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई संज्ञान लेने का काम नहीं किया, हमारी 2 तो मुख्य मांगे, वो जहाँ पर बेटियों का आशीर्वाद लेकर उनकी बोली लगाने का काम करते हैं, देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, सचिवालय खाली नहीं होगा। मुख्यमंत्री साहब सुन लो, अगर आप जिद्दी हैं, अगर आप हटी हैं, तो हम आपसे बड़े जिद्दी हैं और हम आपसे बड़े हटी हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक नया कदम उठाया है। अब 1 मई से सभी सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को स्वीट चैटअप के माध्यम से न सिर्फ ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी, बल्कि अपनी लाइव लोकेशन भी भेजने अनिवार्य होगी। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को समय का पाबंद बनाना और विद्यालयों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। यदि कोई शिक्षक निर्धारित समय पर स्कूल नहीं पहुंचता या ऐप के जरिए हाजिरी नहीं लगाता, तो विभाग को इसकी जानकारी प्राप्त होगी। स्वीट चैटअप के माध्यम से यदि कोई शिक्षक 2 दिन तक समय पर हाजिरी नहीं दर्ज करता, तो उसका एक अवकाश कट जाएगा। इसके अलावा यदि किसी छात्र की हाजिरी दर्ज नहीं की जाती है, तो संबंधित शिक्षक को अगले दिन ऑनलाइन नोटिस भेजा जाएगा। ऐप का उपयोग सिर्फ शिक्षकों के लिए ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी किया जाएगा। इससे शिक्षा विभाग को रोजाना अपडेट मिलता रहेगा। स्वीट चैटअप एक समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें शिक्षण और प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत किया गया है। ऐप के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति, छात्रों की उपलब्धियां, गतिविधियां और अब लाइव लोकेशन भी सीधे शिक्षा विभाग के पास पहुंचाई जाएगी। यह कदम सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षकों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एक बार फिर छात्र राजनीति की उथल पुथल का गवाह बना, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कार्यकर्ताओं द्वारा परिसर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। ताजा घटनाक्रम पर ABVP कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के गेट को नुकसान पहुंचाया और वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट कर उनकी वर्दी तक फाड़ दी। घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल बन गया। ABVP कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा गार्ड को जान से मारने की धमकी भी दी। यह कोई पहली घटना नहीं है। 11 मार्च को भी ABVP कार्यकर्ताओं द्वारा SFI कार्यकर्ताओं पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया था, जिसकी विश्वविद्यालय में व्यापक आलोचना हुई थी। SFI ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। संगठन का कहना है कि परिसर में लगातार बढ़ रही हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ाई का शांतिपूर्ण माहौल बहाल किया जा सके। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। छात्र संगठनों में बढ़ते तनाव को देखते हुए परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा सकती है। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले IPL मैच के लिए इस बार दर्शकों को राहत मिली है। पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी ने टिकट के दामों में कटौती की है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों को अब सबसे सस्ता टिकट पिछले साल की तुलना में 300 रुपए कम यानी 1200 रुपए में मिल रहा है। 4 मई को होने वाले पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री बीते कल से शुरू हो चुकी है। शुरुआती कुछ मिनटों में ही 1200 रुपए वाले स्टैंड की
सारी टिकटें बुक हो गई। यह कीमत वाला टिकट केवल एक स्टैंड के लिए उपलब्ध था, जबकि पिछले साल इतनी कीमत पर 4 स्टैंड की टिकटें मिलती थी। टिकट की अन्य श्रेणियों में 1500, 3500 और 6000 रुपए के विकल्प वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि पवेलियन, टेरेस और क्लब लॉज जैसी प्रीमियम श्रेणियों की टिकटों की बिक्री अभी शुरू नहीं हुई है। अब तक स्टेडियम में कुल 14 स्टैंड में से 9 स्टैंड की टिकट की बिक्री खोली गई है। फ्रेंचाइजी द्वारा किए गए इस बदलाव में 1500 रुपए वाली टिकट अब 1200 रुपए में, 2000 रुपए वाली टिकट 1500 रुपए में और 7500 रुपए वाली टिकट 6000 रुपए में मिल रही है। हालांकि टिकट बुक करते समय जीएसटी और अतिरिक्त शुल्क देना अनिवार्य होगा। सूत्र के अनुसार टिकटों की बढ़ती मांग के चलते फ्रेंचाइजी आगामी दिनों में दामों में फिर से बदलाव कर सकती है। 8 और 11 मई के लिए मैचों के लिए टिकटों की कीमतों में भी फेरबदल संभव है। टिकट बिक्री शुरू होने के पहले ही घंटे में 1200 और 1500 रुपए की श्रेणी के 5 स्टैंड सोल्ड आउट हो गए, जो इस बात का संकेत है कि इस बार भी धर्मशाला में आईपीएल का जबरदस्त क्रेज देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदलने जा रहा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय और आसपास के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 24 से 27 अप्रैल तक अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते देखने को मिलेगा। हालांकि 23 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदेश भर में मौसम शुष्क और साफ बना रहने का अनुमान है। इन दिनों धूप खिलने से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन बीच बीच में बारिश का दौर परेशान कर सकता है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के बीच विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करें और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। कांगड़ा, चंबा और कुल्लू यहाँ पे भी एक दो स्थानों में हल्की बारिश होगी। ऐसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी, कहीं कहीं हो सकती है एक दो स्थानों में। तो इसके इफेक्ट से जो तापमान है वो जो हमारे प्लेन क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मौसम साफ रहने की संभावना है, वहाँ पे इतने राइज नहीं करेंगे इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो ये वेस्ट यही कल 24 को अप्रोच करेगा और इसका जो इफेक्ट है 27 तक देखने को मिलेगा अप्रैल में। बट केवल जो डिस्ट्रिक्ट हमारे लाहौल स्पीति की नॉर्थ है और चंबा के जो हाई रिचेज हैं और जो कांगड़ा के भी हाई रिचेज, यहीं पे ही एक दो स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। 27 के बाद मौसम थोड़ा कैसा रहेगा? 27 के बाद देखिए 28 और 29 को जो मौसम है फिर पूरे प्रदेश में साफ बना रहेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार सायं हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में कई पर्यटकों की मृत्यु हुई और कई लोग घायल भी हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस हमले को कायरता करार देते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। ऐसी शर्मनाक घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बेहद दुखद घड़ी में हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ है। हम इस अमानवीय घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है और पूरा देश इस समय इस घटना के जो दुख है वो मना रहा है। इस प्रकार की घटना निंदनीय है। पर्यटक वहाँ घूमने गए थे, उन्हें ये आशा भी नहीं थी कि हम अपने घर वापस जा सकेंगे। और जिस प्रकार की ये घटना हुई है, हिमाचल प्रदेश सरकार उन परिवारजनों के साथ है जिनके खिलाफ इस प्रकार की वारदात हुई है। हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है। भगवान से हम उनकी आत्मा की शांति चाहते हैं और पूरा देश इस समय इस दुख की घड़ी में उन परिवारजनों के साथ खड़ा है। इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार की वारदात में एकजुटता का परिचय देते हुए हम सब लोग उन परिवारजनों को संवेदना व्यक्त करते हैं। और कहाँ ये लैप्स हुआ है उसके बारे में मेरा मानना है कि भारत सरकार के अभी गृह मंत्री भी वहाँ गए हैं, वो भी घटना का जायजा ले रहे हैं
भविष्य में इस प्रकार की वारदात ना हो और एहतियात बरतने की हमें जरूरत होगी। शिमला के प्रेस क्लब में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में जम्मू कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमले पर गहरा शोक और आक्रोश व्यक्त किया है। परिषद के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस हमले से पूरे भारत में शोक की लहर है और यह घटना समाज और देश की शांति के लिए अत्यंत दुखद और निंदनीय है। प्रेस वार्ता के दौरान परिषद के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की आतंकी घटनाएं हमारे समाज के लिए किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है। हम इस मामले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त और शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। परिषद ने यह भी कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है और ऐसी घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम नामक स्थान पे जिस प्रकार से नरसंहार किया गया और नरसंहार करने वाला वो एक ही वर्ग है जिन्होंने मुर्शिदाबाद में चुन चुन के हमारे लोगों को, हिंदू लोगों को मारा, जिन्होंने इससे पहले 1990 में कश्मीर से ब्राह्मणों को निकाला। कितने इनके नरसंहार गिने, कागजों के ढेर बन गए, बड़ी बड़ी किताबें बन गई, परंतु आज तक हमारे कुछ लोगों को यह समझ नहीं आया कि आतंकवाद में सबसे प्रथम अगर कोई है वो मुसलमान है। आज तक हमारे लोग भाईचारे की बात करते हैं, परंतु आज तक उन लोगों को ये बात नहीं बता पाए, वो स्पष्ट रूप से बात नहीं बता पाए कि ये आतंकवाद को फैलाने वाला और हिंदुओं को चुन चुन कर मारने वाला, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारने वाला, महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाला, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, भूमि जिहाद के ऊपर कार्य करने वाला, रोड पे अतिक्रमण करने वाला सिर्फ एक ही वर्ग है, वो है मुसलमान। परंतु सो कॉल्ड राजनीतिक दल आज भी इनकी महिमा मंडन करते हैं। अभी आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में जब देवभूमि संघर्ष समिति मस्जिद के ऊपर कार्य कर रही थी, मस्जिद विरोध में कार्य किया जा रहा था, जो कि एक नाजायज है। हिमाचल प्रदेश में जिनका नामो निशान नहीं था, इन सो कॉल्ड राजनीतिक दलों ने उन्हें अपने हिमाचल प्रदेश में पनाह दी। वो लोग राजनीतिक दल, वो लोग जगह जगह जाके एक रोना गा रहे थे कि भाईचारा। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कहा, सरकार के कुछ एक विधायकों ने भी कहा कि यदि इस प्रकार से इन लोगों के साथ तंग किया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश का पर्यटन बर्बाद हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन पर्यटकों के पास, वो पर्यटक ही थे जो भारत के अलग अलग कोने से आए थे, वो पर्यटक ही थे जो जम्मू और कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था को ऊपर उठाने की कार्य कर रहे थे। उनको चुन चुन के मारने का कार्य किया, पूछ पूछ के किया कि आप हिंदू हो। यदि किसी ने कहा कि नहीं मैं मुसलमान हूं, उसको पूछा, बोला गया कि आप आयत बोले, कपड़ा उतार के देख के किया गया, फिर उसको गोली मारी गई। कब तक हम लोग चुप रहेंगे? हम किसके पास रोएं, किसके पास बोले, किसके पास अपनी व्यथा गाएं? राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे वक्फ बोर्ड के साथ आपने देखा होगा, सभी लोग एक तरफा खड़े हो गए। क्यों? क्या 120 करोड़ हिंदू आपके लिए वोट का अगर जरिया है, क्या ये कम पड़ चुके थे? ये बीज आजादी से बोए गए थे। जब धर्म के आधार पे पाकिस्तान बना तो उसी वक्त ये गंदा बीज यहां से बाहर निकालना चाहिए था, परंतु सो कॉल्ड लोग थे जिन्होंने इनको पनाह दी। वो आज तक हम लोग जी रहे हैं, आज तक हम गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं। गुलाम इसलिए, हिंदू विशेषकर गुलाम है। हिंदू आवाज नहीं उठा सकता, हिंदू कुछ बात नहीं कर सकता। जब भी हिंदुओं की बारी आई तो ये सारे लोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी लोग मुख बेदुर बन चुके हैं। किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, किसी ने कोई बात नहीं की। परंतु अगर एक मुसलमान मारा जाता है, एक मुसलमान कहीं मारा गया, तो उसके ऊपर सभी ने अवार्ड वापसी गैंग आ गई, पूरा संविधान खतरे में हो गया, पूरे भारत, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आपको सिर्फ एक बात कही गई कि भारत में अत्याचार हो रहे हैं, परंतु भारत में हिंदुओं के अत्याचार तो किसी ने नहीं देखा।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इस बीच एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि नाम पूछकर निर्दोष पर्यटकों को गोली मारने वाले पाकिस्तानी कुत्ते आतंकी इंसान नहीं हैं, बल्कि हैवान हैं, जिनका कोई स्थान धरती पर नहीं होना चाहिए। शांडिल्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है कि ऐसे दरिंदों का नामो निशान मिटा दिया जाए और आतंकियों को उनके घर में घुसकर मौत के घाट उतारा जाए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया जाए कि भारत अपने नागरिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि देशवासियों को अब एकजुट होकर आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए खड़ा होना चाहिए। देखिए, इससे दुखद खबर आज की नहीं हो सकती कोई। और जिस तरह पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर मौत का तांडव निर्दोष लोगों के साथ किया और निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर, जो हिंदू थे उनको चुन चुन कर मारा, इससे बड़ा क्रूरता और इससे बड़ी घटिया मानसिकता। वैसे तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आज कुछ बोलने की हम स्थिति में नहीं है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेवारी से 30 साल से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा हूं, चाहे उसमें पाकिस्तान हो, चाहे बब्बर खालसा के लोग हो, चाहे खालिस्तानी हो। हम डटकर इनका मुकाबला कर रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन जिस तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या एक टेरर क्रिएट करने के लिए, एक दहशत डालने के लिए, एक दहशत गर्दी कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर जो की, मैं समझता हूं अमित शाह जी इस घटना के बाद इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अंदर भारतीय परचम लहरा देना चाहिए और घर में घुस घुस कर मौत के घाट उतारना चाहिए लोगों को। अगर ये यही भाषा समझते हैं बम और गोली की। वैसे तो पाकिस्तान ने हमेशा कारगिल का युद्ध किया था, वाजपेयी साहब ने विश्वास किया और इन्होंने कारगिल में घुसपैठ करके भारत की पीठ पर छुरा मारा, 26/11 किया, निर्दोषों की हत्या की, संसद पर अटैक किया, पठानकोट एयरबेस किया। आप कब तक माफ करेंगे इन आतंकवादियों को? कब तक माफ करेंगे पाकिस्तान को? कब तक माफ करेंगे पाकिस्तान के आतंकवादियों को, मौलाना मसूद अजहर को, हाफिज सईद को? अब तो जैसे 26/11 के दोषी को पकड़कर लाए हैं राणा को, अब समय आ गया है कि जैसे इन्होंने कश्मीर के अंदर मौत का तांडव किया, अब भारतीय सेना के हवाले किया जाए जम्मू कश्मीर को, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। क्योंकि जो कुछ घटना हुई वो सरकार, उसको वहां की सरकार के बस की नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बस का नहीं है। कुछ ऐसा जवाब देने का समय आ गया, आर पार का जवाब देने का समय आ गया। और अमित शाह जी, मैं वीरेश शांडिल्य बड़ी जिम्मेवारी से आप मुझे आदेश दीजिए, पहलगाम में रहकर, जम्मू कश्मीर में रहकर, कश्मीर में रहकर आतंकवादियों को कैसे ललकारना है, कैसे इनको जवाब देना, हम तैयार हैं।